नमस्कार। विजय शर्मा, जिंदल स्टेनलेस की तरफ से भी मेरी तरफ से भी नमस्कार। एंड आई कैन सी सर्टन नेम्स इन द अटेंडेंस जिसमें मेरे कुछ गुरु समान भी है, तो उनको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शेयरिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अभी रामपाल जी ने बड़ी अच्छी बात की कि एक ये सीखने का मौका भी है। तो इनफैक्ट ये मेरे लिए भी सीखने का मौका है, जो Q&A से कई सारी नई चीज़ें हमें पता लगेंगी। थोड़ा समय मुश्किल है, अनिश्चित है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, क्या हो रहा है, किस किस के साथ हो रहा है, हमारे बिजनेस का क्या होगा। स्टेनलेस और स्टील के भाव बहुत बढ़ गए हैं, करें क्या। वेल, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक एनकैप्सुलेटेड तरीके से जो डिफरेंट एरियाज हैं विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, जैसे पेंडेमिक वेव 2, इकोनॉमी, कमोडिटीज हाउ दे आर बिहेविंग, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेरिंग, एमएसएमई, चैलेंजेस, गवर्नमेंट रोल, बैंकर रोल एंड इन द ग्लोबल एज वेल एज इंडियन पर्सपेक्टिव। आज का ऑब्जेक्टिव यही है, बलारे साहब ने और सबने ही कहा कि कैसे इस परिस्थिति से निकलें। हाउ डू वी फाइट टुगेदर अगेंस्ट कोविड, हाउ डू वी शो अवर रेजिलियंस अगेन and do our bit. Well, COVID has also taught us many new things. एक शब्द आया अभी डिजिटाइजेशन का। इसके अलावा आई थिंक हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ लग्जरी, इंट्रोस्पेक्शन, वर्चुअल लाइफ, गुड कॉस्ट वर्सेस बैड कॉस्ट, और एक दूसरे का ज़्यादा सम्मान करने का शायद कोविड ने हमें एक नया नज़रिया दिया है। वेव 1 लास्ट ईयर भी मई अप्रैल के अंदर हमने इसी परिस्थिति में से हम निकले थे। तब भी हमें ऐसा लगता था कि ऐसा कभी नहीं देखा। इनफैक्ट जनरली स्पीकिंग, जब भी कभी भी संकट आता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, पहले यही निकलता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। बट मैं मानता हूँ कि हमारी रेजिलियंस जो है इतनी स्ट्रांग है, हम लोग ऑलवेज उससे निकल पाए हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा मेटल के अंदर, स्टेनलेस के अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ देखा है। मुझे पूरा विश्वास है, जबकि वेव 2 जो है वो थोड़ा सा स्केरी ज़्यादा है। जो विशेषज्ञ हैं वो आंकड़ों में कुछ भी बात कर लें कि भारत अमेरिका से इतना बेहतर है, हमारे पर रेशोज ये हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा ये जो इस बारी आया है ये कहीं ना कहीं पे परिवार के अंदर एक मुश्किल स्कार छोड़ के जा रहा है। परिवार आज एक इंडिविजुअल हो गया है जिसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। तो जहां पे वेव 1 के अंदर लाइफ्स ओवर लाइवलीहुड था, जहां पे फुल लॉकडाउन से पार्शल की तरफ गुजरे थे, इस बारी लाइफ्स एज वेल एज लाइवलीहुड जो है, जिसकी वजह से हम लोग पार्शल से शुरू हुए हैं। बिजनेस वगैरह सब कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पर्सनल फ्रंट में कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं पे जान है तो जहान है। आज हमारा मुद्दा बिजनेस के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। हम सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और आज बढ़ के हम कोशिश करेंगे कि इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, इन द कॉर्पोरेट कैपेसिटी, इन द बिजनेस कैपेसिटी हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से सहयोग कर पाएं और इस परिस्थिति से निकल पाएं। मैं थोड़ा सा परिस्थिति सबके लिए कठिन है, लेकिन एमएसएमई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस परिस्थिति से मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और मैं एमएसएमई के ऊपर आगे थोड़ा सा कुछ और अपना पक्ष रखना चाहूँगा। हमने एक दूसरे की मदद की बात की। मैं थोड़ा सा जिंदल स्टेनलेस का जो परिवार में बड़ा भी है, उसकी जिम्मेवारी भी बड़ी होती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है, हिसार में हमारा एक 580 बेड का हॉस्पिटल ट्रेडिशनल चल रहा है, जिसके अंदर हमने कोविड डेडिकेटेड 125 बेड, 150 ICU। हमारा हिसार और जाजपुर करीब 50 टन LMO पर डे गवर्नमेंट के जिस तरीके से हमें बताया जाता है हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। आज हिसार के अंदर हमारे स्कूल के अंदर हरियाणा सरकार की मदद से, उनके सहयोग से हम एक 500 बेड का एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है। चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, जिसके अंदर गैसियस फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। तो इसके चलते हुए ये जो गैस की, ऑक्सीजन की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये रोज के करीब 35,000 पेशेंट के इक्विवेलेंट 24 घंटे रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई करने का ये हमारा एक प्रयास है। इसके अलावा हरियाणा और उड़ीसा सरकार को हम लोग करीब 125 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 150 के करीब
HIPAP वेंटिलेटर्स भी ऑलरेडी हमने डोनेट करने शुरू कर दिए हैं। 35,000 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनका पूरा वैक्सीनेशन का जो भार है, जो खर्चा है, वो हमारी कंपनी उठा रही है। प्लस MCDs के साथ हमारा जो सहयोग है वो चल रहा है। तो द पॉइंट हियर इज वी हैव बीन एबल टू डू इट, वी कैन डू इट, वी मस्ट डू इट, वी हैव टू गेट आउट ऑफ द पेंडेमिक। अब जो बाकी इस पूरी पर्सपेक्टिव के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मैं शुरू करना चाहूँगा इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से। अलग अलग देश हैं, अलग अलग इकोनॉमीज हैं और अलग अलग कर्व्स हैं, अलग अलग वेव्स हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि GDP जो है एक कमोडिटी के साथ, खासकर एक डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ एक काफ़ी ज़्यादा संबंधित रहती है, स्टेनलेस स्टील के अंदर भी, स्टील में भी, इसलिए हमें GDP का आउटलुक जो है वो समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। Despite of the uncertainties, despite of the lopsided recoveries, despite of the possible V-shape, there is definitely a stress. But वर्ल्ड की अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो लास्ट ईयर -3.3% था। इस साल के अंदर ये जो फोरकास्ट हैं ये सारे के सारे करीब मिडल ऑफ अप्रैल से लेके एंड ऑफ अप्रैल में थे। और इंडिया के अंदर जो इस वक्त वेव 2 का जो ज़्यादा दिक्कत आई है वो करीब करीब 15 अप्रैल से शुरू हुई है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन थोड़ा बहुत ये चेंज भी हो सकता है। बट द पॉइंट हेयर इज कि इस साल के अंदर चाहे वो वर्ल्ड हो जिसके अंदर 6% की GDP, इट्स ए गुड नंबर। इंडिया में वर्ल्ड बैंक इज वेरी अपबीट, एनीवेयर बिटवीन 10 to 12% ऑफ द GDP ग्रोथ की बात की जा रही है, ये बड़ा सराहनीय है। चाइना के अंदर पिछले साल शायद चाइना एक आधा ही ऐसा देश था जिसने पॉजिटिव GDP की थी, बाकी सब नेगेटिव में थे। तो इस साल चाइना के GDP जो है वो शायद भारत से कम होने की संभावना है, करीब 8-9 के आसपास। इसके बावजूद भी बड़े अजीब अजीब तरीके के संकेत दुनिया से मिल रहे हैं। चाइना की बात करें, एक तरफ तो 1 मई से उन्होंने एक्सपोर्ट्स के रिबेट को विड्रॉ किया है, दूसरी तरफ चाइना ही सब्सिडीज देने के लिए माना जाता है। EU की बात करें, एक तरफ वो ADD लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सेफगार्ड कोटा के अंदर से वो कोटा को कम कर रहे हैं। USA की बात करें, सेक्शन 232 के विड्रॉ की बात हो रही है और पिछले हफ्ते ही उन्होंने डिजिटल सर्विसेज के मद्देनजर 301 का एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की है, जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स तो नहीं है, बट स्टील और स्टेनलेस स्टील की वेल्डेड पाइप्स हैं। ये सारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ये इसका कुछ एजम्पशंस हैं जो मुझे लगता है कि इस साल बड़ी जल्दी जरूर होंगी, जिसकी वजह से एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मुझे जरूर नजर आती है। सबसे पहले तो है वैक्सीनेशन की पेस की, जो बड़ी जल्दी ही पेस मतलब अच्छी स्पीड से आने वाली है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पिछले साल के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, Q4 was good for most of the corporates, which was better than Q3, which was better than Q2, Q1 तो खैर हमारा प्रैक्टिकली जीरो ही था। पेंट अप डिमांड, फिजिकल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द रिकवरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब चीज़ों के चलते हुए ऐसा लगता है कि ये जो GDP की प्रोजेक्शंस हैं काफ़ी इसके नज़दीक रहेंगे, विच इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है ट्रेडिशनली इन डेवलपिंग इकोनॉमी 1 से 1.5 गुना GDP के साथ चलता आया है। अब क्योंकि हम स्टेनलेस स्टील में हैं तो मैं कुछ स्टील और स्टेनलेस स्टील की ग्रोथ के बारे में बोलना चाहूँगा। लास्ट ईयर वर्ल्ड के अंदर स्टील ने मार्जिनली 0.2% माइनस ग्रोथ किया था। इंडिया के अंदर ये 13.5% के करीब स्टील का डी ग्रो हुआ था। इस साल जो है वो करीब 6% स्टील की ग्रोथ वर्ल्ड में एक्सपेक्ट की जा रही है और इंडिया के अंदर स्टील की 19% एंड अबव। अगर स्टेनलेस स्टील के अंदर आए तो स्टेनलेस स्टील के अंदर लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली डी ग्रोथ जो थी वो काफ़ी पेनफुल थी। ओवरऑल 19% का उससे पिछले साल से हमारा डी ग्रोथ हुआ। इसके अंदर हमारी जैसी कंपनी का तो एवरेज से काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो मार पड़ी है MSME प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, जो MSME सेक्टर के अंदर हैं, जो फ्लैट और पाटा रूट से स्टेनलेस स्टील सप्लाई करते हैं। इस साल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 12 से 15% की स्टेनलेस स्टील की ग्रोथ इंडिया के अंदर होनी चाहिए। टिल मिडल ऑफ अप्रैल सभी चीज़ें ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद आज हमारे शायद सेंटीमेंट्स थोड़े से ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि जो सडनली एकदम से पीक उठा हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही पिछले 4-5 दिन में आपने देखा होगा कि ओवरऑल इन्फेक्शंस हैव कम डाउन, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा शोर कम हो गया है, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स लिटिल बेटर। बट यस, जिसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है।
अभी डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं डिफरेंट तरीके से व्यवहार कर रही हैं पिछले एक महीने के अंदर। रेलवे का अलग है, ऑटो का अलग है, यूटेंसिल्स का अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एक टेम्परेरी है। इसके अंदर हमें एक कमोडिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक डिबेटेबल पॉइंट रहता है कि भाई ये प्राइसेस कहाँ जाएंगे, स्टील के कहाँ चढ़ गए, स्टेनलेस स्टील के कहाँ चढ़ गए। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैं डाटा बता रहा हूँ, ये सारा डाटा वर्ल्ड के बड़े ही थर्ड पार्टी विश्वसनीय सूत्रों का डाटा है कि व्हाट इज द फैक्ट टुडे। सबसे ये 1 जुलाई 2020 के बाद 1 मई अभी जो गया है उससे कंपैरिजन के अंदर मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रहा हूं। मैं कार्बन स्टील स्क्रैप 69% इंक्रीज हुआ, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप 48% इंक्रीज हुआ, निकल 39%, कॉपर 54% एंड फेरोक्रोम 34%। ये जो रॉ मटेरियल है कमोडिटी, ये ग्लोबली इतना इंक्रीज हुआ है। इसके अगेंस्ट में कार्बन स्टील की अगर मैं बात करूं, फ्लैट प्रोडक्ट कार्बन स्टील इस पीरियड के अंदर 96% उनका प्राइस इंक्रीज हुआ है और लॉन्ग प्रोडक्ट का 55% इंक्रीज हुआ है। अब एक मैं स्टैंडर्ड 304 सीआर ग्रेड की बात करता हूं। यूरोप के अंदर 55%, यूएसए के अंदर 33%, चाइना के अंदर 27% और इंडिया के अंदर 26%। बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पर यस दिस 26% वुड बी मोर देन 40 रुपीज, क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट है। अगर वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शंस की बात करें कमोडिटी के अंदर, जैसे अभी तक पिछले 7-8 महीने के अंदर बुल रन चल रहा था, वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्ट्स दैट द कमोडिटी विल हैव अ कंटिन्यूअस बुल रन इन 2021-22 एक्सेप्ट फॉर द गोल्ड। और जब वो कमोडिटीज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मेटल, जिसके अंदर स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, एनर्जी की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, इवन ग्रेन्स की बात हो रही है, टी की बात हो रही है, ये सभी की सभी बुल रन में रहने की संभावना है। इनफैक्ट आज वर्ल्ड मार्केट जो है वो फायर के ऊपर है, बट अगेन इट इज साइक्लिक। इस तरीके की तेजी हमने शायद पिछले सितंबर-अक्टूबर से पहले नहीं देखी थी। इसके चलते हुए प्राइजेस बढ़ते हुए थोड़ा सा एक मिक्स मन में आता है अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, कि एज इफ कि अगर प्राइस अगर 25% बढ़े हैं तो शायद प्रॉफिट भी 25% बढ़ गए होंगे। मैं ये भी थोड़ा सा फैक्ट सबके सामने डालना चाहता हूं। आप लोगों के प्रॉफिट्स अप टू Q4 इज वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। जो पब्लिक डोमेन के अंदर नंबर है जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, पहले मैं स्टील की बात करना चाहूंगा। Q3 का रेफरेंस देता हूं मैं, क्योंकि Q4 के अंदर अभी स्टील और स्टेनलेस स्टील के अंदर पब्लिक डोमेन के अंदर सिर्फ JSPL का आया है और JSL हमारा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का आया है, बाकी सबके अभी रूटीन के अंदर आएंगे। स्टील की अगर मैं बात करूं तो Q3 के अंदर अबीटा लेवल के अंदर 27% से 45% तक का उनका अबीटा था, और सबसे कम 27% जो था वो पब्लिक सेक्टर यूनिट का था। और अगर मैं स्टेनलेस स्टील की अगर बात करूं, जिंदल स्टेनलेस का सबसे बेहतर था, लेकिन जो सबसे बेहतर था वो स्टील के सबसे खराब के आधे से कम था। इट वॉज इन द रेंज ऑफ अबाउट 12 से 13। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, ये सारा का सारा स्टेनलेस स्टील की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन द पब्लिक डोमेन का 12 से 13% अबीटा की बात हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट ए बैड वर्ड। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं, और एक बिजनेसमैन, आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, मैं तो फिर भी प्रोफेशनल हूं, आपकी एक एक जो कमाई है वो सारी की सारी गेट्स रीप्लॉड इनटू द बिजनेस टू ग्रो द बिजनेस। आई थिंक आपके घरों में यही झगड़ा चलता होगा कि घर के लिए नहीं करते हैं, बिजनेस के लिए ज्यादा काम करते हैं। सो द प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी क्रिटिकल। इफ वी डोंट अर्न, हु विल एंश्योर दैट द ग्रोथ, द एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू क्रिएट सस्टेन दैट ग्रोथ। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारा 300 मिलियन टन का स्टील का मिशन 2030 का है, अगर उसके अंदर अगर हमारे को 150 मिलियन टन की कैपेसिटी क्रिएट करनी है, 1 मिलियन टन बराबर होता है करीब $1 बिलियन के आसपास, 7-7.5 हजार करोड़ का। कहां से पैसा आएगा, कहां से स्किल डेवलप होंगे? आज MSME स्किल के लिए परेशान है, आज MSME लेबर एक्सोडस के लिए परेशान है। लेबर के लिए हम लोग किस तरीके से हाउसिंग क्वार्टर्स बनाएंगे, लेबर के बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन के लिए कैसे फंडिंग करेंगे, ये सिर्फ हम ही लोग कमाएंगे तो कर पाएंगे, बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे, ग्रो करेंगे। ग्रोथ अगर नहीं होगी कैपेसिटी की, तो कल को यही हमें कहा जाएगा कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो बाहर से इंपोर्ट आ जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो सेमीज हैं, चाहे वो फिनिश गुड्स हैं। इस सब तामझाम के अंदर MSME की एक बहुत ही क्रिटिकल भूमिका रहती है। शायद स्टेनलेस स्टील हमारे इंडिया में एक बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर है, जहां पे डाउनस्ट्रीम तो करीब करीब सारा MSME में है, अपस्ट्रीम प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर भी 1/3 जो है, जो पाटा और फ्लैट वाले हैं, वो MSME के अंदर आते हैं। 50 लाख टन की स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी के अंदर मोर देन 35% इज विद द MSME, करीब 14 लाख के आसपास।
एमएसएमई की इंडिया लेवल पे सिग्निफिकेंस सबको मालूम है। 6.5 करोड़ से ज्यादा एंटिटीज एमएसएमई के अंदर है। 30% ऑफ जीडीपी, 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट्स अ बिग कंट्रीब्यूटर। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का परिभाषा के चलते ही एक फीचर्स आ जाते हैं, विच फीचर्स आर नॉट रियली कंड्यूसिव टू ग्रो। ये बड़ा मैं डैक्टोमी वाली स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। टेक्नोलॉजी गैप्स, व्हेन द स्केल इज लेस, एफिशिएंसी से चैलेंज। टेक्नोलॉजी के अंदर आपके मतलब के ईआरपी आपको नहीं मिलते हैं। आईआर 4.0 के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके अंदर दिक्कत आती है। ईज ऑफ कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी इश्यूज, स्टैट ड्यूज एंड द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये एमएसएमई के अंदर चैलेंज आता है। लेबर इंटेंसिव है ये। एक्सोडस, स्किल डेवलपमेंट एंड आज जहां पे एक बड़ा मेजर पॉइंट मुझे लगता है कि मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, फाइनेंशियल। सबसे पहले तो शायद एक्सपर्टीज टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, इसकी कमी आती है। हर आदमी के पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट एमएसएमई के अंदर नहीं है। एक्सेस टू फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट का इंटेंट वर्सेस एक्शन ऑन द ग्राउंड, बड़े बड़े नंबर अनाउंस होते हैं पर क्या वो आज हमारे को अवेलेबल हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक्सटेंशन ऑफ लोन के लिए कोलेटरल समवेयर विश्वास नहीं करती शायद लेंडिंग एजेंसी हमारे ऊपर, और आपकी अपनी मनी स्टेक के ऊपर है। एक ये बड़ा यूनिक फीचर है एमएसएमई के अंदर। इस ग्रुप के अंदर मैं देख रहा हूं क्लोज टू मोर देन 200 पीपल आर देयर। प्रैक्टिकली मुझे लगता है ग्रेट जितेंद्र, यू हैव बीन एबल टू bring so many people on this platform, right from flat, pata, cold rollers, processors, circle cutters, sitters, polishing, manufacturers में pipe and tube, utensils, kitchenware, fabricators, channel partners, करीब करीब सारा का सारा इकोसिस्टम जो है आज इंडिया के अंदर स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे है। जबकि लॉट ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी लोगों के मन में आ रहे होंगे। एट एवरी स्टेज ऑफ द इकोसिस्टम आदमी ये चाहता है कि मेरा इनपुट सस्ता हो, मेरा आउटपुट महंगा हो, लेकिन हम एक रिले रेस के हिस्से हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आइसोलेशन के अंदर रहें। हमारा एम आज ये है कि कैसे हम लोग सह अस्तित्व के साथ पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सर्वाइव कर पाए। जब एमएसएमई के अंदर इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन इस कोविड ने उन चैलेंजेस को थोड़ा सा एग्जेजरेट भी कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। लॉकडाउन लोकलाइज्ड है, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा स्टेट जो है कब लॉकडाउन को एक्सटेंड करेगा, नहीं करेगा। हमारी सप्लाईज जो हैं वो अलग अलग जगहों से आती हैं। कहाँ पे किस तरीके का, इवन द ग्राउंड ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो किस तरीके से लॉकडाउन को इंटरप्रेट करेंगे। वो सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस, ये ज़्यादा दिक्कत आई है हमारे को पिछले एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर। ऑर्डर्स की इनकंसिस्टेंसी, कैश फ्लो के चैलेंजेस, स्टॉक पाइल हो रहे होंगे हमारे पास। इवन ओशन फ्रेट भी इंटरनेशनली फॉर द वेरियस रीजंस इंक्रीज हो गया है, और कमोडिटी जो इंक्रीज हुआ है वो तो है। गवर्नमेंट की भी इसके अंदर कुछ रोल रहता है। आई एम वेरी श्योर कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए हैं इस बजट के अंदर भी, उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इन दिस बजट फॉर एमएसएमई 15,700 करोड़, विच इज मोर देन डबल व्हाट वाज एलोकेटेड लास्ट ईयर, प्लस 3 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री लोन की माय फ्रेंड्स विल शेयर व्हाट हेल्प दे आर गिविंग अस, एंड ऑल्सो द इनसबऑर्डिनेट डेट एंड द इक्विटी फंडिंग एंड ऑल। लेकिन आज गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, हम सब जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक ही है, किसी तरीके से स्वास्थ्य को संभाल के रखा जाए। तो शायद आज हम हमारी इन दिक्कतों को गवर्नमेंट शायद उतना इमीडिएटली नहीं समझ पाएगी, लेकिन जो जनरल रिलीफ जो है, जो लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने दिए थे, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो सारे के सारे रिलीफ हमारे को मिलेंगे। जो पॉसिबल हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट के साथ हो सकती है, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ के काम करना चाहेंगे, जैसे स्किल डेवलपमेंट। एनएसजीसी के अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हुई है। स्टेनलेस स्टील का कोर्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। स्टैंडर्ड्स के अंदर आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमें चाहिए कि उसके ऊपर और ज़्यादा जोर लगा के मिलकर काम करना चाहिए। एलसीसी बेस्ड सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आज की तारीख में गवर्नमेंट के लिए पहली प्रायोरिटी है। और ऑल्सो थिंग्स लाइक इंडस्ट्रियल पार्क, क्लस्टर डेवलपमेंट, फ्रेट ऑप्टिमाइजेशन जैसी ऐसी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ड्यूटी लगाना या ड्यूटी हटाने के अलावा भी कुछ काम है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली इकट्ठा मिलके काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पे लेवल प्लेइंग फील्ड की भी ज़रूरत है। डिस्पाइट जैसे आज की तारीख के अंदर अगर आसियान की बात करें, एवरीथिंग इज फ्री, देर इज़ नो बीसीडी, देर इज़ नो एटीडी, देर इज़ नो सीवीडी। चाइना के ऊपर एक्सेप्ट जो आफ्टा से 4.5-5% का एक थोड़ा सा बीसीडी है,
otherwise everything is free. India has become the totally free economy. हमारे रिजल्ट तो आपको पता है, हमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन पिछले साल जो 19% जो कमी आई है, ये एमएसएमई जो पार्टनर और फ्लैट वाले हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने इस चीज की मार खाई है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है, जहां पे हमारे देश के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस देश का इशू है, just from because of the cost of capital and the logistics cost is making the made in India product less competitive by 10 to 12%. So मेरी रिक्वेस्ट है कि आई अंडरस्टैंड दैट कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर एमएसएमई इस वक्त थोड़े परेशान हैं, लेकिन अपने अपस्ट्रीम के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका भी हमारे को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। एमएसएमई के लिए मेरी एक चेकलिस्ट है जो मैं अपने एमएसएमई के मित्रों के साथ 1-to-1 बेसिस के ऊपर डिस्कस करता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं। मेरी चेकलिस्ट जो है इस परिस्थिति के अंदर हाउ टू हैव द सस्टेनेबल एंड बिजनेस एंड हाउ टू सर्वाइव, मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फोरमोस्ट इज एनालिटिक्स, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, भावना पे ना जाते हुए, क्वालिटेटिव पे ना जाते हुए। प्रोड्यूस टू सेल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज टू बी देयर, बट प्रोड्यूस टू सेल, नॉट प्रोड्यूस टू स्टॉक। कैश फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की तारीख में। मैं मानता हूं कि प्रॉफिट से ज्यादा कैश फ्लो की वेलोसिटी हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। कंपनियां अगर नुकसान ज्यादा उठाती हैं, प्रॉफिट से ज्यादा वो कैश फ्लो ना संभाल पाने की वजह से उठाती हैं। इवन बहुत लोगों ने जो लोन लिए होंगे वो भी कैश फ्लो ना संभालने की वजह से, दोष शायद लोन को जा रहा होगा पर दोष एक्चुअली वो कैश फ्लो ना संभालने की वजह से है। वो एसकेयू स्टैंडर्डाइजेशन में एमटीए बोलते हैं, एमटीएस बोलते हैं जिसको, वर्सेस एमटीओ, एक बड़ा ही फाइन बैलेंस है ये। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो ऐसे मौके पर जरूर लगनी चाहिए। एग्रीगेशन शुड नॉट हैपन एट द फिनिश गुड स्टेज, एग्रीगेशन शुड मस्ट ऑलवेज हैपन एट द रॉ मटेरियल स्टेज एज वेल एज द डब्ल्यूआईपी स्टेज। प्रोसेस ओरिएंटेशन जरूरी है, अगर लेबर एक्सोडस भी होता है, अगर प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज्ड एसओपीज हैं, देन इट कैन बी डेलीगेटेड टू द नेक्स्ट level of availability of the labor. We have to work on that. Operational efficiency versus speculation, because आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है। तो अब जैसे कमोडिटी के प्राइस, मैंने भी बोला कि ये थोड़ा बढ़ेगा, कुछ लोग शायद कमोडिटी स्पेकुलेशन के मोड में आने की कोशिश करेंगे कि इन्वेंट्री के गेन से हम लोग कमाएं। जनरली स्पीकिंग स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखना चाहिए, but if somebody is very very confident of having that crystal ball, मैं थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ, then I would suggest and request, please don't mix operations with the speculations, and wherever possible we must try to focus on the automation possibilities. There are smaller software available, it will really help a lot. So while sharing these views, I would like to now conclude that I know the situation is tough, rather tougher, but we are very resilient. Opportunities exist. GDP will come back. Like I always say, comeback is greater than the setback. We should be in a position to do it together. Thank you very much. And I am available offline also. And I am very sure we will be able to do it. Thank you. Jai Hind.